वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। संभल में हुई हिंसा को लेकर अब तक 24 घंटे का वक्त गुजर चुका है और अब तक 5 मासूम लोगों की हलाकत हो चुकी है। पुलिस लगातार गोली के जरिए ऐसे लोगों को निशाना बना चुकी है। दावा यह किया जा रहा है कि पुलिस ने इनको नहीं मारा, लेकिन बहुत सी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं जिसमें गाली बकते हुए पुलिस के अधिकारी अपने लोगों के साथ, दलबल के साथ भीड़ पर या दूसरे पक्ष पर गोली चलाते हुए साफ देखे जा सकते हैं। दावा यह किया गया कि संभल में जो हिंसा हुई उसमें टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, रबर बुलेट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पिस्टल से कौन से रबर बुलेट निकली और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं उससे तो यही पता चलता है कि रबर बुलेट नहीं बल्कि असली वाली बुलेट फायर की गई थी। अपोजिशन के नेता तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि पुलिस अपने साथ निजी असलहे लेकर के आई थी, यानी सरकारी हथियारों से अलग हथियार भी लेकर के आई थी। यानी इशारा साफ है कि यह दिखाया जा सके कि गोली के खोखे कहां से बरामद हो रहे हैं, ताकि यह भी दिखाया जा सके कि पुलिस ने तो गोली ही नहीं चलाई, ताकि यह भी दिखाया जा सके कि जो लोग मारे जा रहे हैं वो अपनी गलती से मारे जा रहे हैं। पर सवाल यहां यह है कि हाल ही में जिस तरीके से संभल की कोर्ट ने वहां की मस्जिद का सर्वे करने के लिए आदेश दिया, 1991 से इतर आदेश क्यों दिया गया? 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिया गया था और उसमें यह प्रोविजन दिया गया था कि जो जैसा है 1947 से पहले का वो वैसा ही रहेगा। यानी किसी मंदिर को मस्जिद साबित नहीं किया जाएगा और किसी मंदिर को मस्जिद साबित करने की कोशिश नहीं की जाएगी, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। और ये शायद एक बड़े विवाद को शांत करने की कोशिश के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त आदेश दिया था। लेकिन होता क्या है, शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया जाता है, एक ही दिन में उसकी सुनवाई भी होती है, उस सुनवाई में बगैर दूसरे पक्ष को सुने ही आदेश भी दे दिया जाता है कि जाओ सर्वे करके लाओ, और एक ही दिन में आदेश को एक्सेप्ट करना, एक ही दिन में आदेश का सर्वे जारी करना और एक ही दिन में सर्वे करके लौट आना। ये तमाम तरह की घटनाएं 2, 3, 4 घंटे के भीतर के ही देखी गई। और जिस तरह से इतवार के रोज सर्वे करने दोबारा पुलिस टीम पहुंची, वकीलों की टीम पहुंची, उनके साथ एक सुनियोजित तरीके से नजर आने वाली भीड़ खड़ी नजर आई और वो भीड़ भी उसी टीम के साथ चलती हुई नजर आई और आते आते उसने खूब शोरगुल किया, नारेबाजी किया, जय श्री राम के नारे लगाए और आपत्तिजनक नारे भी लगाने के आरोप लग रहे हैं। उसके बाद तथाकथित हिंसा शुरू होती है। अब वो हिंसा शुरू हुई या हिंसा कराए गए, ये सब जांच का विषय है, लेकिन जांच करेगा कौन? जांच करने वाले किस टाइप की जांच करेंगे, इसका भी अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं कि अब तक किस तरह की जांचें की गई। क्या पहली बार का जो सर्वे किया गया उस सर्वे में कोई सबूत हासिल नहीं हुआ ताकि एक मस्जिद को मंदिर साबित किया जा सके? आखिर ये कौन सा तरीका है जिसमें भगवान को, ईश्वर को, प्रभु को याद किया जा रहा है, वो भी मस्जिद में जाकर के? मस्जिद में जाकर के ही भगवान की तलाश हो रही है। आखिर ये कैसा इरादा है और ये कैसा सर्वे है कि पहले बार के सर्वे में ये पता नहीं चल सका और दूसरी बार सर्वे करना पड़ा? आखिर इसका मकसद क्या था? क्या पहली बार वाले सर्वे में कुछ हासिल नहीं हुआ या दूसरी बार वाले सर्वे में कुछ ऐसा प्लांट करने की कोशिश हो रही है ताकि मस्जिद को मंदिर साबित किया जा सके? आखिर ये कैसा? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बावजूद मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने की घटनाएं क्यों हो रही है? किसी भी ऐसी याचिका को खारिज करने के बजाय उस पर सुनवाई आखिर क्यों हो रही है? कानून का आखिर यहां पर उल्लंघन क्यों हो रहा है? अब तो यह भी सुनने को मिल रहा है कि बकायदा समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है कि इन लोगों ने भीड़ वगैरह इकट्ठा किया था, इन लोगों ने हिंसा करवा दिया। बकायदा राज्यसभा में भी सोमवार को मामला उठता है और अंदाजा यह भी लगाया जा रहा था, इतवार को ही इमरान प्रतापगढ़ी वगैरह ने भी अपना ट्वीट किया था कि इस मामले को संसद में उठाया जाएगा। लेकिन राज्यसभा में जैसे ही ये मामला शुरू होता उससे पहले ही राज्यसभा को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जाता है। बकायदा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इसको अपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर लिखा और कहा कि राज्यसभा में अडानी और संभल के मुद्दे पर चर्चा ना हो,
इसके लिए एक झटके में राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सरकारें आम नागरिकों को मारती हैं और चाहती हैं कि संसद में इस पर कोई आवाज ना उठाई जा सके। इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह भी लिखा कि कहां तक भागिएगा सरकार बहादुर, 5 हत्याओं का जवाब तो संसद में देना ही पड़ेगा, कितनी आवाज दबाइएगा। हालांकि हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है और शव के पोस्टमार्टम के लिए बाकायदा उनको भेजा गया है। संभल कोतवाली इलाके में 30 से ज्यादा थानों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। नखासा थाने में 400 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ केस लिखा गया है। पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है और छापेमारी कर रही है। छापेमारी में हथियार और कारतूस बरामद करने का दावा भी पुलिस के जरिए किया जा रहा है। दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई, यानी 1 दिसंबर की बात हो रही कि 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों के एंट्री पर रोक लगा दी गई। इलाके में इंटरनेट की सर्विस को भी बंद कर दिया गया है और जिन लोगों पर भी शक हो, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने सामाजिक संगठनों और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, नुमाइंदे हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ग्राम प्रधान, इन सब के जाने पर रोक लगा दी है। पुलिस ने पूछताछ के लिए 2 महिलाओं को भी हिरासत में लिया है, ऐसा भारत समाचार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधियों के आने पर भी बाकायदा रोक लगाई गई है। संभल में कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। 20 पुलिस वालों के घायल होने की बातें भी की जा रही हैं कि 20 पुलिस वाले अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। बाकायदा वहां के डीआईजी एसपी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि बड़े बड़े पुलिस अफसर अगर पिस्टल दिखा करके सामने वाले लोगों को गाली बक करके अगर मारने के लिए कहते हैं अपनी टीम से कि मारो इनको गोली, गोली मारो इन तमाम को, और डैश 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 उसमें गालियों के शब्द भी अपशब्द भी होते हैं, तो आखिर इनके फ्लैग मार्च करने से फायदा क्या? जब पुलिस पर ही इतने सवाल उठ रहे हैं, वर्दी पर इतने सवाल उठ रहे हैं। शाही मस्जिद के चारों तरफ के पूरे इलाके को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। जिन घरों में हथियार होने का शक है वहां पर तलाशी ली जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि साफ साफ दिख रहा है कि सर्वे करने के लिए जा रही जो टीम है वो जानबूझकर धार्मिक नारे लगा रही है, एक तरफा माहौल बना रही है, मुसलमानों को उकसाने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसा एहसास दिलाया जा रहा है कि मस्जिद को भी गुंडे मवाली तोड़ देंगे और मूर्तियां रखने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में एक इशारा दिया कि आखिर क्या वजह है कि दूसरी बार सर्वे करने के लिए आना पड़ा। गौर करने वाली बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स में भी पता चली है कि संभल में एक मृतक का भाई तस्लीम है। उसने मीडिया में दिए हुए बयान में कहा है कि मेरे भाई को पुलिस ने गोली मारी, जिसमें उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। राजीनामा की बात करके पुलिस घर से बॉडी उठाकर ले गई और उसे भी अस्पताल से भगा दिया गया, उसके भाई को भी भगा दिया गया। मृतक के भाई ने पुलिस पर हत्या का ही आरोप लगा दिया है। वहीं पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है ऑल आइज ऑफ इंडियन मुस्लिम। पत्रकार सदफ आफरीन ने संभल की घटना के मामले में लिखा है कि संभल में एक बार कराई गई सर्वे में मन नहीं भरा तो दोबारा सर्वे कराया गया। नईम, नुमान, बिलाल, आयान, मोहम्मद कैफ, अब तक 5 मुसलमानों की हत्या कर दी गई है। वो कहते हैं ना, दंगे होते नहीं कराए जाते हैं। पत्रकार राना अयूब ने संभल की हिंसा पर बयान दिया। उन्होंने ये बयान तब दिया जब 4 लोगों की मौत की खबर आ गई थी। उन्होंने बाकायदा इसके लिए पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लिखा कि पूर्व सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मस्जिद और अन्य इस्लामिक संरचनाओं के सर्वे की इजाजत देते हुए कहा था कि इससे पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन नहीं होगा। 4 लोगों की जान का कौन जिम्मेदार है, ये वो सवाल पूछ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभिशार शर्मा ने भी सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ को सवालों के कटघरे में घेरते हुए उन्होंने पूछा कि पूर्व चंद्रचूड़ जिन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में ढील दी, जिसका नतीजा संभल में 5 लोगों की मौत, ये है पूर्व सीजीआई की विरासत। वहीं राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा भी इस मामले पर रोशनी डालते हैं। वो बाकायदा लिखते हैं कि आज संभल में जो कुछ हुआ
क्या उसके मद्देनजर पूजा स्थल अधिनियम 1971 की कोई संवैधानिक कानूनी प्रासंगिकता रह गई है, यानी उसका कोई वजूद रह गया है? यह संसद और कानून के शासन को निरर्थक बनाता है, बेअसर बनाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, क्या आप संभल में हुई मौत के बावजूद मूक दर्शक बने रहेंगे? ये सवाल पूछते हैं सांसद मनोज झा। इसके अलावा संभल के एसपी साहब बता रहे हैं कि सर्वे के विरोध में भीड़ ने जानबूझकर पुलिस फोर्स को टारगेट किया। इनकी पहचान कर एनएसए लगेगा, यानी एक पक्ष को गोली भी मारा जाएगा, उनकी हत्या भी की जाएगी, परिवार वालों को उठाया भी जाएगा, केस मुकदमे भी लादे जाएंगे, उनके घर भी तोड़े जाएंगे और उन पर एनएसए भी लगाया जाएगा। यह है कानून का राज और यह है राम राज। जबकि फैक्ट यह है कि मुस्लिम पक्ष को गाली देकर खुद पुलिस ही गोली चलाती नजर आई और यह भी कहा जा रहा है कि जो संभल के एसपी हैं वो खुद ही गोली मारते नजर आए। पुलिस पत्थरबाजी करते नजर आई, अपने हाथ में ये पत्थर लेते हुए घूमते टहलते नजर आई, पत्थर फेंकते हुए नजर आई। इनका तो यानी संभल के एसपी का तो एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो एक घायल चोर को धमकी देते हुए ऑन कैमरा कह रहे हैं कि अगली बार चोरी की तो पैर में नहीं भेजे में गोली मारेंगे। और वो एसपी साहब हैं एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई। पर सवाल यह है कि वर्दी का गुरूर कितना सर पे चढ़ा हुआ है कि किसी को भी गोली मार देंगे। यही कानून का राज है। अगर अदालतें इतना ही इंसाफ परस्त होती तो ऐसे पुलिस वाले कहां रहते, इसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जी न्यूज ने एसपी साहब के हवाले से एक बयान लिखा है और कहा है कि आम लोगों की नहीं, पुलिस की लिखी गाड़ियों को दंगाइयों ने चुन चुन कर फूंक डाला। संभल में बवाल पर बोले एसपी कृष्ण कुमार, दंगाइयों पर लगेगा एनएसए, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था पुलिस पर अटैक। पर गौर करिए, कुछ दिनों पहले की बात है जब बहराइच में हिंसा हुई। उस वक्त एक व्यक्ति को जमीन पर कहीं मस्जिद नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त एक दंगाई को एक मुस्लिम शख्स के मकान पर मंदिर नजर आ रहा था। वहां चढ़कर उसने उनका हरा झंडा नोच कर फेंका, छत पर बनी हुई रेलिंग गिरा दी और वहां पर भगवा परचम लगाया गया। उस वक्त कहा गया कि क्या परचम लहराने पर किसी को गोली मार दी जाएगी, जबकि किसी के घर पर चढ़कर परचम फहराना, उसके घर को नुकसान पहुंचाना, यह खुद ही कानूनन अपराध है। लेकिन उसे शहीद का दर्जा घोषित किया गया आरएसएस और बीजेपी संगठनों के जरिए। उसे अभी तक वीरगति माना जा रहा है कि उसने बहुत बहादुरी का काम किया है। उसके बाद जिस तरह का हिंसा कई दिनों तक नजर आया, पुलिस दुबक कर बैठी रह गई। पुलिस के सामने हथियार लहराए गए, पुलिस के सामने फायरिंग की जाती रही, पुलिस के सामने आगजनी की जाती रही और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। उस वक्त ना तो किसी का पिस्तल नजर आया, ना किसी की बंदूक से गोली चली और ना पुलिस के बंदूक से किसी दंगाई की मौत हुई। यहां तो सिर्फ पत्थर चल रहे थे, जैसा कि दोनों तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस वाले भी पत्थर चला रहे हैं और सामने से भी पत्थर चलाने की बातें कही जा रही हैं। लेकिन पत्थर क्यों चले, हिंसा क्यों भड़की, इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? पत्रकार जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि संभल में अब तक 5 लड़कों की मौत हो चुकी है। 2 लड़कों कैफ और आयान यानी 18-19 साल इनकी एज थी और इनकी रात में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने अब तक 23 के करीब लड़कों को उठाया है। संभल में इंटरनेट बंद कर मुस्लिमों के घरों में छापेमारी चल रही है। आज की खबर के मुताबिक पुलिस ने खोखे और हथियार मुस्लिमों के घरों से बरामद करना दिखाया है। ये बात अलग है कि गोली भले ही पुलिस ने चलाई हो, लेकिन खाली खोखे और हथियार मुसलमानों के घर से बरामद हो रहे हैं। वहीं इसी पर पत्रकार वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि बहराइच में हिंसा हुई, पुलिस की मौजूदगी में दुकानों मकानों में लूटपाट हुई, आगजनी हुई। यूपी में एक बड़े अफसर सड़क पर पिस्टल लहराते नजर आए। इस हिंसा में दंगाइयों ने इंडिया टुडे के पत्रकार रामबरण चौधरी को जानवरों की तरह पीटा, उनका हाथ तोड़ दिया। लेकिन यूपी पुलिस ने किसी भी दंगाई को गोली मारना तो दूर की बात है, किसी को खरोच तक नहीं पहुंचाई। एक बार वीडियो में सीओ साहब टीयर गन तक नहीं चला पाए। वही बहादुर पुलिस संभल में
लाठियां भी चलाती है, टीयर गन भी चलाती है, बंदूक भी चलाती है, पिस्टल से गोली भी चलाती है। क्यों? ये सवाल पत्रकार वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि क्यों? क्योंकि संभल में दूसरे थे और बहराइच में अपने ही बच्चे थे। यही है निष्पक्षता। लेकिन खैर, पत्रकार रजत शर्मा ने भी बहुत कुछ कह दिया और बहुत बड़ी बात कही जो दूसरे ना कह सके। पत्रकार रजत शर्मा को मोदी सरकार का पक्षधर, बीजेपी का पक्षधर माना जाता है, लेकिन उन्होंने भी इस मामले में कुछ निष्पक्षता दिखाई है। वो इंडिया टीवी के चेयरमैन हैं, मालिक समझिए। पत्रकार रजत शर्मा ने भी कहा है कि संभल में मंदिर के नाम पर जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया और सर्वे का आदेश भी दे दिया। 2 घंटे में सर्वे भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? सीनियर पत्रकार रजत शर्मा इस बात को दोहरा रहे थे। वहीं हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं, सोशल मीडिया पर बाकायदा एक शेयर करते हुए अपनी बात का आगाज करते हैं कि तुझको कितनों का लहू चाहिए ऐ अर्ज़े वतन, तुझको कितनों का लहू चाहिए ऐ अर्ज़े वतन, जो तेरी आरिज़े बेरंग को गुलनार करे। कितने आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराओं को गुलजार करें। वो लिखते हैं कि संभल में पुरअमन एहतजाज करने वालों पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस की फायरिंग में 3 नौजवानों की मौत हुई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मरहुमीन को मग़फ़िरत अता करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अदा करे। इस हादसे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो अफसर जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया यूजर प्रियंका देशमुख लिखती हैं कि आतंकवादी गोपाल मिश्रा अपने खुद की गलती से मारा गया। आज भाजपाइयों ने पूरा शहर जला दिया। आज 3 देशभक्त मासूम मुसलमानों को मार दिया गया। मुसलमानों के विरुद्ध नरसंहार की शुरुआत की गई, पर कोई बोलने वाला नहीं। उल्टा कुछ देशद्रोहियों द्वारा जश्न भी मनाया जा रहा है। हैशटैग लिखती हैं ऑल आइज इंडियन मुस्लिम। इसके अलावा अगर गौर किया जाए तो नफरत फैलाने वाले नफरती चिंटू, आरएसएस के पिछलग्गू, आईटी सेल के दल्लों की हालत भी इस वक्त क्या झमाझम बारिश की तरह खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि मारे गए लोग मुस्लिम हैं और मुस्लिमों की मौत पर जश्न कैसे मनाया जाता है, ये बात गेरुआ टोला बहुत अच्छी तरीके से जानता है। गेरुआ टोले का जमूरा, 2 कौड़ी का आईटी सेल का ट्रोलर चंदन शर्मा, जो कल तक पापा नेतन्याहू के यहाँ जाने के लिए बेचैन हो रहा था, अब वो पापा नेतन्याहू का नाम नहीं लेता। चंदन शर्मा नाम का आरएसएस का जमूरा लिखता है, मोहम्मद शाहिद 72 हुरों के लिए रहवाना, संभल पुलिस पर हमला किया था। आप लठ बजाओ, हम आपके साथ हैं। जरूरत हुआ तो पीतल भी डालो, बुलडोजर भी चलाओ, हम आपके साथ हैं। हर हिंदू आपके साथ है। धन्यवाद उत्तर प्रदेश पुलिस। ऐसा चंदन शर्मा लिखता है। इसके अलावा मुस्लिमों के खिलाफ गाली गलौज करते हुए बहुत ही भड़काऊ, दंगा कराने वाले पोस्ट भी चंदन शर्मा लिखता है। इसके साथ ही चंदन शर्मा का ही एक डुप्लीकेट है जिसका नाम है दीपक शर्मा। इसने भी संभल पुलिस की तारीफ की, बाकायदा लिखा सोशल मीडिया पर कि संभल में पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले मोहम्मद शाहिद अब नहीं रहे। बोला था ना, ये भारत है, इसे फलस्तीन मत समझो। क्या आप संभल पुलिस की कार्रवाई से खुश हैं? हैशटैग लिखता है ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। मतलब ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये भारत है, यहां प्रोटेस्ट मत करो, ये फलस्तीन नहीं है। यानी मुसलमानों को विदेशी घोषित किया जा रहा है यहां पर कि मुसलमानों तुम भारत में रहने के लायक नहीं हो, फलस्तीन नहीं है। चंदन शर्मा तो भारत के मुसलमानों से यह भी कहता है सोशल मीडिया पर लिखते हुए कि तुम अगर अपनी भलाई चाहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम यहां सुरक्षित नहीं हो, तो किसी मुस्लिम देश में चले जाओ। पर कोई क्यों जाए? क्या सारे मुस्लिम देश भारतीयों के लिए हैं? जो जहां है वहीं रहेगा। अगर चंदन शर्मा और चंदन शर्मा के परिवार को कोई खतरा महसूस हो रहा है, तो जैसे लाखों करोड़ों लोग भारत की नागरिकता छोड़कर विदेश भाग गए, चंदन शर्मा भी विदेश भाग सकता है।
अगर उसे भारत में इतना खतरा महसूस हो रहा है 85% बनाम 15% लोगों से, तो वो जा सकता है भारत छोड़ करके। लेकिन भारत का मुसलमान क्यों छोड़ने जाए? जब देशभक्ति दिखाने की नौबत थी, उस वक्त तो इनके पापा अंग्रेजों का पांव दबा रहे थे, उनके तलवे चाट रहे थे। आज ये मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम दूसरे देश में चले जाओ। अगर इनको खुद ही खतरा महसूस हो रहा है तो ये खुद चले जाएं। मुसलमान जहां है वैसे ही रहेगा, क्योंकि खतरा तो इन्हीं लोगों से है। अगर यही लोग देश छोड़कर चले जाएं तो देश भी शांत होगा, फिर मुसलमान भी शांति से भारत में रहेगा, हिंदू भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा। जब ओवैसी साहब यानी मजलिस के सरबराह ओवैसी साहब का बयान आ गया तो बाकी लोगों का भी बयान आना चाहिए, क्योंकि दबाव तो बनने लगा। जो तमाम मुस्लिम वोटरों के वोट पर अपना हक जताते हैं, उनका भी बोलना फर्ज हो गया। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा, जो अक्सर इस तरह के मामलों में बहुत देर से बयान जारी करती हैं, इस बार थोड़ा इन्होंने जल्दी जारी कर दिया, क्योंकि अब वायनाड से वो सांसद भी चुन ली गई हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र केरल से वो सांसद चुनी गई हैं, तो अब उनका भी बयान सोशल मीडिया पर आ गया। प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती हैं कि संभल उत्तर प्रदेश में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की, वो दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास करना न जनता के हित में है, न देश के हित में। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। प्रदेश की जनता से अपील है मेरी कि हर हाल में शांति बनाए रखें। खैर, प्रियंका गांधी ने बोल दिया तो राहुल गांधी भी बोलते हैं, उनका भी बयान आ गया सामने, वरना ऐसे लोग महीनों महीनों तक शांत बैठते हैं। मुस्लिम वर्ड तो उन्होंने उस वक्त भी नहीं लिखा, और उनके ये नेता भी नहीं लिख रहे हैं, ना प्रियंका गांधी लिख रही हैं और ना राहुल गांधी लिखने जा रहे हैं। वो लिखते हैं कि संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधे जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है। भाजपा का सत्ता उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है, न देश के हित में। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील है कि शांति और सौहार्द बनाए रखें। हम सबको एक साथ जुड़कर यह सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं, एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े। वहीं संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क लिखते हैं कि सर्वे करने वाली टीम लाठी डंडा लेकर आई थी। सर्वे करने वाले जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। ये पूरी घटना साजिश के तहत की गई है। हमारे लोगों की हत्या की गई। संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जिस दिन ऑर्डर उसी दिन सर्वे की क्या जरूरत। आपस में बातचीत करके सर्वे कराना चाहिए। पुलिस प्रशासन के लोगों के पास निजी असलहे थे। संभल हिंसा की न्यायिक जांच होनी चाहिए। लेकिन अब सांसद साहब क्या करें, इनके खिलाफ भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। संभल हिंसा पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आ चुका है। वो कल ही बयान दे चुके थे। वो लिखते हैं कि जानबूझकर सुबह सर्वे की टीम भेजी, चुनाव में धांधली पर चर्चा ना हो इसलिए टीम भेजी गई। संभल में माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई है। संभल में जानबूझकर हिंसा कराई गई। वो ये भी कहते हैं कि दूसरे पक्ष की कोई सुनने वाला नहीं है। सुबह सुबह सर्वे की टीम को क्यों भेजा गया? जनता का ध्यान भटकाने के लिए हिंसा कराई गई, ऐसा अखिलेश यादव लिखते हैं। खैर, अब तो जिनकी मौत होनी थी उनकी मौत हो चुकी, अब उनको वापस नहीं लाया जा सकता। पर बहराइच की घटना से ही हमें इस बात का सीख ले लेना चाहिए था कि कोई भी व्यक्ति कहीं सुरक्षित नहीं है
और पुलिस और प्रशासन पर कैसे यकीन किया जाए। देश की अदालतों में बैठे जब संघी जज इस तरह का सांप्रदायिक फैसला देने लगे और कानून और संविधान को ही ताक पर रखकर फैसला देने लगे, तो ये सवाल उठता है कि संविधान आखिर कैसे इंसाफ दिलाएगा। आखिर संविधान पर यकीन करके अदालतों पर यकीन कैसे किया जाए। जो अदालत के जज संविधान को नहीं मानते, जो नियम को नहीं मानते, कायदे कानून को ताक पर रखकर कोई भी आदेश जारी कर देते हैं, फैसला सुना देते हैं, आखिर ऐसे जजों पर सुप्रीम कोर्ट या उनकी अथॉरिटी एक्शन क्यों नहीं लेती। आखिर इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए। अब तक हर बात के लिए यही कहा जाता था कि हमें अदालत के फैसले पर यकीन है। अब तक तो यही था ना कि कोई बात नहीं, बाबरी मस्जिद चली गई, लेकिन बाबरी मस्जिद तो एक अपवाद थी। बाबरी मस्जिद को छोड़कर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है, जिसके तहत 1947 तक जो बनी हुई मस्जिद या धार्मिक स्थल है, उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ना उन्हें मंदिर घोषित किया जाएगा, ना मस्जिद को मंदिर घोषित किया जाएगा, ना ही मंदिर को मस्जिद घोषित किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी उस 1991 के कानून का मतलब क्या रह गया। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में यही कहा था कि इससे 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क नहीं पड़ता तो जस्टिस साहब को आखिर इस 1991 के कानून को क्यों नहीं खत्म कर देना चाहिए था। इस कानून को ही खत्म कर देना चाहिए था। ना रहता बांस, ना बजती बांसुरी। अब हालत ये हो गई है कि संभल में बेकसूर लोगों को परेशान किया जाएगा। फायरिंग जिसने किया उसके खोखे का पता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने गोलियां खाई, जिन लोगों ने अपनों को खोया, जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उनके घरों में घुस घुस कर बंदूक और असलहे बरामद किए जा रहे हैं, गोलियों के खोखे बरामद किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल होता है कि जो पुलिस वाले महाराज दूर से फायरिंग कर रहे थे, गन पिस्टल चला रहे थे, अपने बंदूकों से आग उगल रहे थे, उनके खोखे आखिर कहां गए। उनके खोखों की भी जांच होनी चाहिए थी। जिस तरह की तस्वीरें एक तरफा फिल्माई जाती हैं और यह साबित किया जाता है कि भाई साहब ये तो पूरी कौम ही दंगाई है, फसादी है, आतंकी है, ये जहां रहते हैं वहां दंगा करते रहते हैं। उनको ये भी जवाब देना चाहिए कि सर्वे करने आई जो भीड़ थी, उसके पीछे खड़े होकर नारे लगाने वाले क्या वो पुलिस की टीम थी, क्या वो वकीलों की टीम थी। आखिर आरएसएस बीजेपी के लोग वहां पर नारेबाजी करने क्यों मौजूद थे। क्या वो सर्वे की टीम का हिस्सा थे। अगर नहीं थे तो साथ साथ वो क्यों आए। अगर वो हिस्सा नहीं थे तो पुलिस ने उनको आखिर साथ में ले आने की परमिशन क्यों दी। क्यों उनके बीच में नारेबाजी करने वाले लोग मौजूद थे। आखिर क्यों। उनका पुलिस से क्या रिश्ता है, वकीलों की इस टीम से क्या रिश्ता है। एक खास पिता पुत्र वकील की जोड़ी जो हर जगह देश भर में 100 से ज्यादा मस्जिदों को मंदिर साबित करने के लिए अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में याचिकाएं लगाई हुई हैं। आखिर ये किसके इशारे पर हो रहा है, कौन है ये लोग। और 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या रह गया है, ये भी जरूर बताना चाहिए। पर यहां यह भी सवाल उठता है कि जो सियासी रहनुमा संसद में इस मुद्दे पर अभी भी नरमी अख्तियार कर रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं, बाहर की बात बाहर तक ही अटका रहने देना चाहते हैं, उनको आखिर बोलने की क्या जरूरत है। वो चुप ही रहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर वो हमदर्दी का मरहम भी लगाते हैं तो वो जख्म पर नमक से कम नहीं लगता है कि वो मरहम नहीं नमक घिस रहे हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।